अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जब वो सर्जरी रूम में चला गया था क्रिस और उसने अपना कैमरा मंगवाया था कि वो रिकॉर्ड कर ले अपने सबसे कमज़ोर तरीन लम्हात को। तो आज हम उसी से आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो अब आगे वो कहते हैं, सीरीज ऑफ थॉट्स स्लोली बबल्ड थ्रू माई पेन मेडिकेटेड ब्रेन, वेयर एम माई हॉस्पिटल रूम सर्जरी समवन्स टॉकिंग टू मी। वो कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक जो कि मतलब दिमाग जो है ना, मतलब अपनी फुली अवेयर हालत में नहीं था। पेन वाली मेडिसिन ली हुई थी तो मुझे फुल होश नहीं था। तो मुझे कुछ ख्याल आ रहे थे और वो ख्याल क्या थे कि मैं कहाँ पे हूँ, हॉस्पिटल रूम में हूँ, सर्जरी मेरी, और कोई मेरे से बात कर रहा है। तो उसके बाद अब आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है कि नर्स वॉज ट्राइंग टू गेट मी ऑफ द गर्नी एंड ऑन टू अ बेड। कि एक नर्स जो है वो मुझे अब मेरे जो काउच है, स्ट्रेचर था, उससे जो है वो शिफ्ट करना चाह रही थी मेरे बेड के ऊपर। सो एज आई अटेम्प्टेड टू रोल ओवर, जैसे मैंने कोशिश की अपने आप को रोल करने की कि मैं बेड पे चला जाऊँ, so I felt as if my guts were being held together by a string and could explode with the slightest flex of my abs. तो वो कहता कि जैसे ही मैंने रोल करने की कोशिश की तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पेट को अंदर से रस्सियों से जकड़ा हुआ है और मैं हल्का सा भी मूव करूँगा तो ये मेरा पेट मतलब फट जाएगा, ये रस्सियाँ ऐसे अलग-अलग हो जाएंगी। सो आई वॉज इन अ पैनिक। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, अफ्रेड टू मूव, मैं हिलने जुलने से बहुत डर रहा था। एंड द नर्स वॉज टॉकिंग टू मी लाइक आई शुड जस्ट हॉप फ्रॉम वन बेड टू द अदर लाइक अ किड इन अ होटल रूम। वो कहता है कि मैं इतनी पेन में था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पेट जो है ना वैसे फट जाएगा, लेकिन नर्स ऐसे बात करी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं और मैं बच्चों की तरह जो है ना वो कूद के दूसरे बेड पे चला जाऊँ। वो इस तरह बिहेव करी थी। सो अब आगे वो कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ सेवरल पीपल, कुछ लोगों की मदद से, आई स्लोली इंच्ड माई सेल्फ ऑन टू द बेड एंड पास्ड आउट अगेन। मैं थोड़ा थोड़ा सा मतलब कुछ लोगों की मदद से अपने बेड की तरफ मूव होता गया और मैं अपने बेड पर पहुंच गया। तो अब वो कहता है फर्स्ट नाइट वॉज हेलिश, कि पहली रात तो मेरे लिए जहन्नुम की जैसी थी। वन ऑफ द वर्स्ट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी की बदतरीन बुरी रात थी। ऑल आई वॉन्टेड टू डू वाज स्लीप, कि मैं बस सोना ही चाहता था, क्योंकि वो जिस हालत में मैं था, मेरा मतलब मैं ही जानता हूँ कि वो कितना बुरा एक्सपीरियंस था मेरा। और वो कह रहा है कि मेरा बस दिल यही कर रहा था कि मैं बस सोता ही रहूँ, बट आई कुड नॉट गेट एनी रेस्ट बिकॉज एवरी आवर अ नर्स हैड टू कम इन एंड वेक मी अप टू डू थिंग लाइक टेक माई टेम्परेचर, चेक माई ब्लड प्रेशर, टर्न मी ओवर। लेकिन वो कहता है कि मैं तो सोना चाह रहा था लेकिन मुझे कोई रेस्ट नहीं मिला, क्योंकि हर घंटे बाद नर्स आके मुझे उठा देती थी, टेम्परेचर लेना होता था, ब्लड प्रेशर चेक करना होता था और फिर दोबारा से मुझे लिटा जाती थी। सो थैंकफुली द नर्स असाइंड टू अस वॉज एन एंजल। अब वो कहता है कि शुक्र है जो नर्स हमें रूम में मिली ना, वो तो एक फरिश्ते की तरह थी। एवरी टाइम शी केम इन टू द रूम आई फेल्ट एन अमेजिंग पीसफुल प्रेजेंस। कि जब जब वो कमरे में आती तो मुझे मतलब एक उसकी जो मौजूदगी है उससे थोड़ा सुकून मिलता कि शुक्र है कोई जो है ना, वो कोई तो सही बंदा आया ना। सो नेक्स्ट डे अ नर्स चेंज्ड माई बैंडेज। अगले दिन जो है ना नर्स आई और उसने मेरी जो पट्टी थी वो तब्दील की। व्हेन शी पुल्ड इट ऑफ आई लुक डाउन एंड वाज सरप्राइज्ड टू सी अ 6 इंच वर्टिकल इंसिजन गोइंग राइट डाउन द मिडल ऑफ माई स्टमक। तो वो कहता है जब उसने पट्टी उतारी तो मैंने देखा अपने पेट की तरफ कि ये तो 6 इंच लंबा कट लगा हुआ है मेरे मैदे से नीचे तक। So the doctor had cut all the way through my abdominal muscles, which explained the sensation I had of my guts exploding. कहता अब मुझे समझ आई कि मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मेरा पेट फट जाएगा, क्योंकि इतना लंबा कट लगाया वो डॉक्टर ने तो पूरा मेरा पेट चीर के रख दिया। सो आई वॉज साइमल्टेनियसली कन्फ्यूज एंड अम्यूज। बट तो कहते मैं बहुत परेशान हुआ और बहुत ज़्यादा ना मैं कंफ्यूज भी था कि हे दे कट माई बेली बटन इन अ हाफ, आई सेड इन अ डोपेस। तो वो कहता कि वो कह रहा है कि मैंने कहा कि ये ना तो मेरा आधा पेट काट दिया। तो कहता लेकिन मैंने ये थोड़ा सा सरगोशी में कहा, ऊंची आवाज़ में नहीं, स्लो आवाज़ में कहा। सो सर्जन केम इन एंड एक्सप्लेन दैट द कैंसर वॉज वर्स दैन दे थॉट। तो सर्जन आया और उसने मुझे बताया कि ये कैंसर जो आपके अंदर था पेट में, वो हमारी सोच से ज़्यादा बुरा था, मतलब थोड़ा उसका साइज़ बड़ा था।
तो व्हेन ही पुट द स्कोप इन एंड लुक्ड अराउंड ही डिड नॉट लाइक व्हाट ही सॉ, सो ही डिसाइडेड टू ओपन मी अप विद अ लार्ज इंसिजन। तो वो कहता है, अब डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया कि जब उन्होंने कैमरा अंदर डाला और देखा तो उन्होंने कहा कि जो अंदर ट्यूमर पड़ा है वो तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए जो है ना हमें लार्ज एक आपको ना कट लगाना पड़ा, एक लार्ज इंसिजन देनी पड़ी। इट अपीयर दैट द कैंसर में हैव स्प्रेड फ्रॉम द ट्यूमर टू सराउंडिंग लिम्फ नोड। और ऐसा लगता है कि ये कैंसर जो है ना वो जो ट्यूमर है, जो एक गिल्टी आपके अंदर थी, आपकी अंतड़ियों में जो एक वो कैंसर था, वो आसपास के जो लिम्फ नोड्स है ना वहाँ पर भी जो है ना फैल चुका था। ही रिमूव्ड 49 लिम्फ नोड। वो कहता है कि उन्होंने मेरे 49 मतलब 49 लिम्फ नोड जो है ना वो रिमूव कर दिए आसपास के। लिम्फ नोड का मैं जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा कि ये बॉडी का ना कह लें सीवरेज सिस्टम है, कि पूरी बॉडी का जो कूड़ा क्रिकेट होता है ना वो इन्होंने उठा के और फिर बॉडी से निकालना होता है। तो ये लिम्फ नोड जो है ना बेसिकली बॉडी की सफाई का काम करते हैं। तो वो कहता है कि उन्होंने 49 लिम्फ नोड मेरे सराउंडिंग जो है वो रिमूव कर दिए और 4 ऑफ देम टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कैंसर। उन 49 में से 4 जो है ना वो उनमें कैंसर जो है वो निकला। आई वॉज नाउ स्टेज 3C, क्या ये तीसरी स्टेज पे थे कैंसर के। लेटर दैट डे, उससे उसी दिन के जो है ना वो बाद वाले हिस्से में एन ऑनकोलॉजिस्ट वाज ब्रॉट इनटू माय रूम एंड इंट्रोड्यूस टू मी, कि एक ऑनकोलॉजिस्ट को बुलाया गया मेरे कमरे में और मेरा उससे इंट्रोडक्शन करवाया गया। ऑनकोलॉजिस्ट कहते हैं जो कैंसर वगैरह का इलाज करते हैं ना, स्पेशलिस्ट होते हैं उनको। सो आई वॉज टोल्ड दैट एज सुन एज आई रिकवर्ड फ्रॉम सर्जरी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही मैं सर्जरी से रिकवर हूँ, आई वुड नीड 9 to 12 months ऑफ कीमोथेरापी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिकरेंस। कि उन्होंने कहा कि जैसे ही आप सर्जरी की आपकी रिकवरी हो जाए तो आपने मेरे पास आना है और अपनी 9 से 12 माह जो है ना आपने कीमोथेरापी करवानी है ताकि दोबारा ना हो जाए ना कैंसर। सो एट वन पॉइंट ड्यूरिंग माई स्टे, कि एक लम्हा ऐसा था मेरे इस स्टे के दौरान कि मेडिकल स्टूडेंट केम इन विद द अटेंडिंग फिजिशियन एज ही मेड इज राउंड, कि एक जो है ना मेडिकल का स्टूडेंट था वो फिजिशियन के साथ राउंड पे आया। ही वॉज थिन, his skin was pale and yellow and he had dark circles under his eyes, कि वो जो है ना दुबला पतला था, उसकी जल्द जो है वो उसकी रंगत पीली हो गई थी और उसके आंखों के गिर जो है ना वो स्याह हल्के थे। he looked like a zombie, कि वो तो एक भूत की तरह एक लग रहा था। so I thought to myself, मैंने अपने आप पे गौर करते हुए सोचा, मैन दिस गाय लुक्स वर्स देन आई डू, कि ये यार ये तो मेरे से भी बुरे हालात में है। सो एट दिस पॉइंट इन माई कैंसर जर्नी, के इस पॉइंट पे आके ना ये जो मेरा कैंसर का सफ़र था, मैंने ये सोच लिया था, आई हैड एक्सेप्टेड, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था, ये मान लिया था, तस्लीम कर लिया था कि दैट आई वुड डू वट एवर द डॉक्टर रिकमेंड, कि मुझे जो डॉक्टर कहेंगे ना मैं वो करूँगा। आई एज्यूम्ड दे हैड माई बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड एंड वुड टेक ग्रेट केयर ऑफ मी। लेकिन मतलब वो कहता है कि मेरा ये ख्याल था, मैंने ये असम्पशन बनाई हुई थी अपने आप से कि डॉक्टर जो है ना वो मेरा भला चाहते हैं और वो मेरी बेहतरीन तरीके से केयर करेंगे। बट 2 things happened in the hospital that began to erode my confidence in conventional medicine। लेकिन वो कहता है कि 2 चीज़ें ऐसी हुई हॉस्पिटल में कि जिन्होंने मेरे इस एतमाद को मुतज़लज़ल किया और मेरा जो भरोसा था वो उठ गया इनसे ना। कि पहली तो है, वो कहता फर्स्ट वन वाज लंच, कि पहली वजह जिसकी वजह से मेरा इन पर से एतबार उठा वो लंच था। कि फर्स्ट मील दे सर्व्ड मी इन द हॉस्पिटल आफ्टर हैविंग अ थर्ड ऑफ माई लार्ज इंटेस्टाइन कट आउट वॉज द वर्स्ट कैफेटेरिया फूड इमेजिन। कि पहला जो खाना उन्होंने मुझे दिया ना, मेरा पूरा पेट काट दिया उन्होंने, उसके बाद मतलब मेरी बड़ी आंत को उन्होंने कट किया है और उसके बाद जो पहला खाना उन्होंने मुझे दिया ना वो हॉस्पिटल के बुरे तरीन जो है ना वो कैफेटेरिया का था। मतलब कुछ भी इतना वो हैवी खाना था। अ स्लॉपी जो ग्राउंड अप मिस्ट्री मीट स्ट्यूड इन केचप एंड स्लॉप नीड बर्गर बन, के बर्गर बंद जो है ना, जो बर्गर वाला बंद होता है उसके अंदर चिकन लगा हुआ मीट और केचप ऊपर छिड़की हुई, ये उन्होंने मुझे पहला खाना कहता। तो वो कहता है कि ये इन्होंने मेरे साथ मजाक किया, ये क्या किया, ये मतलब ये तो हेल्दी बंदे को खिलाओ तो वो बीमार हो जाए, तो मेरे तो आंत काट दी इन्होंने और पेट काट दिया, उसके बाद मुझे ये खाना दे रहे हैं। सो डोंट लुक फॉर अ स्लॉपी जो ऑन अ रेस्टोरेंट मेन्यू, यू वॉन्ट फाइंड इट। कि ये स्लॉपी जो है ना आपको किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू में नहीं मिलेगा,
ये एक लतीफ़ा लिखा है इन्होंने, दिस माउथ वाटरिंग डेलिकेसी इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू समर कैंप गोअर्स, सोल्जर्स, इनमेट्स एंड टू माई सरप्राइज मी द कैंसर पेशेंट। कहता है कि ये जो डिश है ना जो इन्होंने मुझे खिलाई, ये किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ जो है ना या तो जो समर कैंप में जाते हैं उन्हें मिलती है, या फौजियों को, या फिर मुझ जैसे कैंसर के मरीज़ को ये खाने इस तरह के जो है ना खिलाए जाते हैं। So the heavy pain medication plus the fact that I had not eaten in several days did little to soften the blow of this obvious assassination attempt। ये वो कहते हैं कि एक तो इतनी हैवी पेन मेडिकेशन दे रहे थे मुझे वो, ठीक है, दूसरा ये कि मैंने कुछ काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं था, ऊपर से उन्होंने मुझे ये खाना खिला दिया। तो कहता मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने मुझे कत्ल करने की ना ये पूरी साजिश कर रहे हैं, मेरे ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट इन्होंने की है कि ये जल्दी से इसकी जो है ना वो जान जाए। आई आस्क्ड माई वाइफ, मैंने अपनी बीवी से पूछा, शुड नॉट दे बी गिविंग मी समथिंग हेल्दियर देन दिस, कि इनको इससे ज़्यादा हेल्दी खाना नहीं मुझे मिला था देने को। सो आई एम प्रीटी श्योर दिस इज़ लाइक द लास्ट थिंग आई शुड बी ईटिंग राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी खाना, क्योंकि ये खाना खाने के बाद तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। So a key indicator that there are no complications with the intestinal surgery is a successful bowel movement। कि अब वो बता रहा है कि मतलब जो मेन अलामत होती है ना एक सक्सेसफुल सर्जरी की, वो ये होती है कि आपकी आंतों की हरकत जो है ना वो स्टार्ट हो जाएं, दोबारा से वो नॉर्मलाइज हो जाएं। एंड इन ऑर्डर टू हैव अ बाउल मूवमेंट, के आंतों को हरकत देने के लिए यू नीड टू ईट, आपको खाना होता है। जब आप खाते हैं वो आंतों में जाता है, फिर आंतों की मूवमेंट होती है या नहीं, ये तो तभी पता चलेगा ना। तो rather than send the slappy Joe back only to have it replaced by something equally terrible like meatloaf, I begrudgingly accepted my fate and ingested that sloppy Joe. The next day I had the strangest, scariest bowel movement ever while standing up in the shower. Good news everyone, my plumbing is working. Bad news, somebody needs to clean the shower. For the record, this was the first and last thing that has ever happened। अब वो कहता है कि यार मेरे साथ हुआ क्या कि एक तो इतने मैं पेन में था, इतनी हैवी पेन मेडिकेशन दी, दूसरा ये कि मेरी बावल मूवमेंट नॉर्मल करने के लिए उन्हें कुछ हेल्दी खाना देना चाहिए था, उन्होंने मुझे जनाब बर्गर बंद दे दिया, उसके अंदर गोश्त डाल के और केचप डाल के, और साथ जो है वो एक स्लॉपी जूस दे दिया, मतलब जूस थोड़ा बहुत अजीब सी कोई चीज़ दे दी मुझे। सो वो कहता है कि मैंने खैर अपनी किस्मत को जो है ना वो ऐसे ही तस्लीम किया। तो अगले दिन जो है ना मुझे ऐसा कभी ज़िंदगी में पेट में मरोड़ नहीं उठा जैसा ख़तरनाक और इतना अजीब मरोड़ मेरे पेट में उठा। तो वो कहता है गुड न्यूज़ एवरीवन, के शुक्र है, खुशखबरी आई कि मेरा जो है ना वो जो मेरे ऊपर आपने प्लम्बरी की थी वो काम कर गई है। तो बैड न्यूज़ ये है कि उसके जो है पेट में मरोड़ उठता उसको जो है ना वहीं पे उसका वॉशरूम निकल गया। बैड न्यूज़ ये है कि अब किसी को जो है ना वो ये आके हॉस्पिटल यहाँ से मतलब ये शॉवर को साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि पेट में मरोड़ ही ऐसा बुरा ख़तरनाक उठा था कि मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ उससे। तो गुड न्यूज़ ये थी कि बावल मूवमेंट मतलब इंटेस्टाइन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर गई हैं, आंतों की हरकत शुरू हो गई। और बुरी खबर ये थी कि इतनी ज़्यादा बुरी, वो इतनी ख़तरनाक किस्म की आंतों ने हरकत की है कि मेरा वहीं पे वॉशरूम निकल गया। तो कहता है ये पहली और आखिरी दफ़ा हुआ मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा। सो आफ्टर 5 days अब ये जिस तरीके से अपनी स्टोरी में बयान किया ना, कहता आफ्टर 5 days एंड 4 luxurious nights इन द हॉस्पिटल दे गेव मी परमिशन टू गो होम। वो कहता है कि 5 दिनों के बाद और 4 शानदार किस्म की हैं लग्जरी किस्म की रातों के बाद जो मैंने हॉस्पिटल में गुजारी। अब ये टॉन्ट कर रहा है ना उन्हें कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि अब तुम घर जा सकते हो। द सर्जन केम बाय माई रूम टू चेक ऑन मी वन लास्ट टाइम, कि उसके बाद सर्जन आया था मेरे कमरे में आखिरी दफ़ा मुझे चेक करने। आई वॉज कंसर्न दैट आई माइट ईट द रॉन्ग थिंग एंड स्क्रू द होल सर्जरी अप। अब मुझे ये डर था कि कहीं मैंने कोई गलत चीज़ तो नहीं खा ली कि जिसने सर्जरी को जो है ना वो तबाह कर दिया, मेरे फिर से तो नहीं ये सर्जरी करना चाह रहे। सो आई आस्क्ड हिम इफ़ देयर वर एनी फूड्स आई नीडेड टू अवॉइड व्हाइल माई इंटेस्टाइन्स वर हीलिंग। तो कहता मैंने पूछा उनसे कि लाइक कोई फूड ऐसा तो नहीं जिसे मुझे अवॉइड करना चाहिए ताकि मेरी इंटेस्टाइन्स की जो हीलिंग है वो जल्दी हो और दोबारा से वो जो है ना कोई कॉम्प्लिकेशन ना बने। तो मैंने ये पूछा कि कौन सी खुराक से मुझे अवॉइड करना चाहिए। सो ही रिप्लाइड, उसने मुझे डॉक्टर ने जवाब दिया
ना, जस्ट डोंट लिफ्ट एनीथिंग हैवियर देन अ बियर। उसने कहा कि कुछ भी परहेज नहीं करना, सिर्फ तुमने करना क्या है कि कोई भारी चीज़ नहीं उठानी। सो वो कहता है आई चकल्ड नर्वसली, कि मैं बहुत इस बात पे जो है ना वो परेशान हुआ, नर्वस हुआ कि हिज डिसमिसिव जॉक एंड द हॉरिबल हॉस्पिटल एंड प्रिजन फूड वर माई फर्स्ट इंडिकेशन दैट द मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट डिड नॉट प्लेस मच एम्फेसिस ऑन न्यूट्रिशन। अब कहता है कि उसका ये जो लतीफ़ा था और फिर जो एक खौफनाक किस्म की मैं हॉस्पिटल की जेल में समझे था, उसका जो हॉस्पिटल के अंदर जो मुझे जैसे जेल में खाना दिया जाता है वैसा खाना, तो इस बात ने तो मुझे पूरा मेरा यकीन बना दिया ना कि हॉस्पिटल्स के अंदर और मेडिकल जो वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम है, इसमें ग़िज़ाइयत पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, इतनी क्या बिल्कुल ही नहीं दी जाती। So I was confused by the obvious disconnect between healthcare and health food। अब वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि इनके, हाँ, ये कोई लिंक ही नहीं है, मतलब हेल्दी फूड और आपकी अच्छी सेहत का। मतलब अच्छी सेहत तो डिपेंड ही आपके हेल्दी खाने पे करती है, जबकि यहाँ पे तो कोई ऐसा सीन ही नहीं है। समथिंग डिड नॉट ऐड अप। सो आफ्टर दे रिलीज मी फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दी, आई वेंट बैक होम टू रिकपरेट, कि मैं अपने घर वापस गया ताकि मैं ठीक हो जाऊँ, हीलिंग मेरी जल्दी हो जाए। आवर इमीडिएट फैमिली एंड चर्च फैमिली वर एन अमेजिंग ब्लेसिंग टू अस, कि हमारी जो चर्च की फैमिली और फिर जो हमारी हमारी वैसे फैमिली थी, वो एक जो है ना रहमत थी मेरे लिए, ब्रिंगिंग अस मील्स, कि वो जो है ना मेरे लिए खाने तरह तरह के लेके आ रहे थे, प्रेइंग विद अस, और दुआ कर रहे थे हमारे लिए, एंड हेल्पिंग विद एनीथिंग वी नीडेड, और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी उससे वो मदद कर रहे थे। तो आई वॉज ऑन हैवी पेन मेडिकेशन, स्पेंड द फर्स्ट वीक लाइंग ऑन द काउच वॉचिंग मूवीज़ एंड स्लीपिंग। वो कहता कि मैं बहुत हैवी पेन मेडिकेशन उन्होंने मुझे दी हुई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, और मैं सोता ही रहा। और मैंने अपना पहला जो हफ्ता है वो तो मैंने काउच पे लेटे लेटे जो है ना वो मूवीज़ देखते और सो के गुजारा। सो माई फ्रेंड ब्रैड स्टैनफिल ब्रॉट मी अ बंच ऑफ वीडियोज़ टू वॉच। मेरा एक दोस्त, वो कहता ब्रैड स्टैनफिल, वो मेरे पास कुछ वीडियोस जो है ना लेके आया कि तुम इसे देखना, इंक्लूडिंग अ टेप ऑफ रीनो 911। वो उनका कोई मशहूर आर्टिस्ट होगा रीनो, उसकी वो टेप लेके आया, ठीक है, एपिसोड उसकी देखना। आई हैड नॉट सीन इट बिफोर, वो कहता है कि मैंने इससे पहले नहीं देखा था इसे, एंड आई लाफ्ड सो हार्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट एपिसोड दैट आई हैड टू टर्न इट ऑफ। कहता वो देख के मैं इतना ज़्यादा हंसा कि मुझे वो शो बंद करना पड़ा। आई लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट डे, एब्डोमिनल सर्जरी एंड कॉमेडी डू नॉट मिक्स। वो कहता है कि उस दिन मैंने ज़िंदगी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन सीखा, एक इम्पॉर्टेंट सबक सीखा, कि अगर आपके पेट की सर्जरी हुई हो तो आपने हंसने से अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी पेट की सर्जरी और ऊपर से आप हंस पड़ें तो ये बहुत बुरी पेन और बहुत जो है ना आपके लिए परेशानी का बायस होता है। सो आई स्टेड ऑन द पेन मेडिकेशन फॉर द फर्स्ट वीक और सो, बट कुड नॉट फिनिश इट, कि मैं तो पेन मेडिकेशन पर रहा पहले हफ्ते और उससे कुछ दिन ज़्यादा, लेकिन मैंने वो फिनिश नहीं किया। आई वॉज टायर्ड ऑफ फीलिंग डॉप्ड अप एंड इंस्टिंक्टिवली फेल्ट लाइक इट माइट बी इंटरफेयरिंग विद माई इनिंग। और मैं थक गया था ये दवाइयाँ ले लेके, और मुझे ये ना अंदर से एक फीलिंग, अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि ये जो मैं इतनी हैवी मेडिकेशन ले रहा हूँ, तो ये तो बजाय मुझे ठीक करने के और बीमार कर रही है ना, मेरी हीलिंग को मज़ीद डिले कर रही हैं। ईयर्स लेटर के, उससे कई सालों के बाद, आई डिस्कवर्ड स्टडीज़, मुझे कुछ जो है वो स्टडीज़ मिली जिसमें वो उन्होंने कहा था सजेस्टिंग दैट ओपियोइड बेस्ड पेन किलर लाइक मॉर्फिन कैन स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ कैंसर। तो अब वो कहता कि कुछ ही सालों बाद मुझे ये शॉकिंग फैक्ट पता चला कि ये जो ओपियोइड बेस्ड पेन किलर होते हैं, जो हैवी पेन किलर मेडिकेशन होते हैं, इनके अंदर जो मॉर्फिन होता है, ये एक जुल होता है पेन किलर का, ये ग्रोथ और ये कैंसर सेल्स की ग्रोथ और उसका स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ये उसको स्टिमुलेट कर सकता है कैंसर की ग्रोथ को और स्प्रेड को। I also learned that 1 in 10 cancer patients who were prescribed highly addictive opioid painkiller after surgery like mine become long-term user। और वो कहता है कि मुझे ये भी पता चला कि 10 में से एक मरीज़ जो है जिसको ऐसे हाईली एडिक्टिव ओपियोइड पेन किलर दिए जाते हैं सर्जरी के बाद, जैसे मुझे दिए गए,
तो वो उसको उसकी ना फिर एडिक्शन हो जाती है और पूरी ज़िंदगी उसको ना वो यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि किसी और मेडिसिन से उसे फिर आराम नहीं आता पेन किलर से ना। सो माई इंस्टिंक्ट्स वर करेक्ट, और मेरी ये जो अंदरूनी एक फीलिंग आ रही थी ना मुझे कि ये तो मेरा नुकसान है पेन किलर, ये ठीक थी। एज आई सॉबर्ड अप आई बिगेन टू थिंक अबाउट माई लाइफ। जैसे मुझे थोड़ी सी होश आई, मैंने अपने हवास संभाले, तो मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। आई वंडर्ड व्हाट द नेक्स्ट ईयर वाज गोइंग टू बी लाइक फॉर मी एज अ कैंसर पेशेंट। और मैं हैरान था, या ये इस सोच में था कि अगला साल मेरी ज़िंदगी में लाइक किस तरह से होगा और मैं कैसे उसको गुजारूंगा एज अ कैंसर पेशेंट। सो आई वंडर्ड हाउ मच टाइम आई हैड लेफ्ट। और मैं इस बात पे भी थोड़ा परेशान था कि अब पता नहीं मेरे पास कितना टाइम बचा है, मेरी ज़िंदगी कितनी एक रह गई है। आई वंडर्ड वेदर आई वॉज गोइंग टू बी एबल टू हैव चिल्ड्रन। और मैं ये भी परेशान था कि पता नहीं मेरे अब बच्चे होंगे भी या नहीं, क्या मैं इस काबिल हूँ कि बच्चे पैदा कर सकूँ। आई वंडर्ड व्हाट माई लाइफ स्टोरी वुड बी। और मैं हैरान था, यस इस सोच में था कि मेरी लाइफ स्टोरी अब किस तरह की होगी। वुड आई लिव टू आर राइप ओल्ड एज एंड सी माई ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रो अप, और वुड आई डाई यंग, कि क्या मैं एक दादा की उम्र को पहुंचूंगा और मैं अपने पड़ पोतों को देख पाऊंगा या नहीं, या फिर मैं जवान मौत ही मर जाऊंगा। तो वो कहता है आई हैड इनिशियली एक्सेप्टेड दैट आई वुड डू कीमोथेरापी, कि मैंने पहले तो ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कीमोथेरापी करवाऊंगा। बट आई वॉज डिवेलपिंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस टू द आइडिया। लेकिन मेरे अंदर एक ना रेजिस्टेंस आ रही थी कि ये आइडिया ठीक नहीं है कीमोथेरापी लेने का। कॉल इट इंस्टिंक्ट, के मतलब आप इसे मेरी फितरत की आवाज़ कह सकते हैं, या मेरी अंदरूनी आवाज़, या मेरी गट फीलिंग, या इंट्यूशन कह सकते हैं आप। सो आई डिड नॉट हैव अ सेंस ऑफ पीस अबाउट इट, कि मतलब मैं कीमोथेरापी के हवाले से ना मुतमईन नहीं था और मुझे सुकून नहीं आ रहा था। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अप टू दिस पॉइंट आई वॉज इवन मोर क्लूलेस दैन द टिपिकल क्लूलेस कैंसर पेशेंट। और इस पॉइंट पे आके मतलब मैं बहुत ज़्यादा ना वो हो गया था कि मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी अपनी जो है ना वो सेहत याबी की। सो आई हैड नो पर्सनल एक्सपीरियंस विद कैंसर, क्योंकि मेरे तो पहली दफ़ा कैंसर हुआ है ना, तो मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस तो था नहीं कि कैंसर में क्या होता है, किस तरह रिकवरी होती है। सो आई हैड नेवर हैड एनी फ्रेंड और फैमिली मेम्बर डायग्नोज विद कैंसर। और मेरी कोई फैमिली या फ्रेंड में भी कोई ऐसा नहीं था जिसको कभी ऐसे कैंसर हुआ। एंड आई न्यू वेरी लिटिल अबाउट कीमोथेरापी, और मुझे बहुत थोड़ा पता था कीमोथेरापी के बारे में, एक्सेप्ट दैट इट वॉज हाईली टॉक्सिक एंड सपोजिटली किल्ड कैंसर सेल्स। सिर्फ इतना पता था कि ये बहुत टॉक्सिक होती है और ये कैंसर सेल्स को मारती है, ठीक है। एंड दैट इट मेक्स यू सिक एंड योर हेयर फॉल्स आउट एंड यू लुक लाइक यू आर डाइंग। और ये आपको बीमार भी करती है, आपको कमज़ोर करती है, और आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और आप लाइक इस तरह नज़र आते हैं जैसे आप मरने वाले हैं। सिकेस्ट लुकिंग पीपल, कि आप बीमार तरीन नज़र आते हैं कीमोथेरापी जब आपकी चल रही होती है। सो आई हैड एवर सीन इन माई लाइफ वर कैंसर पेशेंट, बट द ओनली ट्रू कनेक्शन आई हैड टू कैंसर वर रिमोट। कहता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी पेशेंट देखे ना, उनमें सबसे बुरी हालत में कैंसर के मरीज़ देखे थे मैंने। लेकिन वो कहता है कि मेरे दो कनेक्शंस थे कि जिनको कैंसर हुआ था, लेकिन वो बहुत दूर के रिश्ते थे। माई पास्टर वॉज नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा सर्वाइवर, कि मेरा जो पास्टर था, ठीक है, वो उसको ये लिम्फोमा टाइप कैंसर था, नॉन हॉजकिंस, लेकिन वो उससे बच गया था। बट ही हैड गॉन थ्रू ट्रीटमेंट अ फ्यू ईयर्स बिफोर वी मेट हिम। लेकिन वो इस ट्रीटमेंट में मतलब कुछ साल पहले गया था जब मेरी उससे लास्ट मुलाकात हुई थी। एंड देयर वॉज अनदर मैन एट आवर चर्च हु हैड कैंसर, और एक और आदमी था हमारे चर्च में जिसको कैंसर हुआ था। ही वॉज इन द प्रिंटिंग बिजनेस एंड यूज टू प्ले द ड्रम्स ऑन संडे मॉर्निंग्स बिफोर ही गॉट सिक, कि वो प्रिंटिंग के बिजनेस का काम था, प्रिंटिंग वगैरह का, और वो इतवार की सुबह को अपने बीमार होने से पहले उसकी ड्यूटी होती थी ड्रम बजाना चर्च में ना। सो पीपल स्पोक ऑफ हिम ऑफन, तो लोग अक्सर उसके बारे में बात करते थे। बट आई हैड नेवर मेट हिम, लेकिन मैं बजाते खुद उस शख्स से नहीं मिला था। आई ओनली सॉ हिम वंस, मैंने एक दफ़ा उसे देखा था ऑन अ संडे मॉर्निंग। इतवार की सुबह ही वॉज अ बैड एंड हिज बॉडी वर इमेसिएटेड, कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना दुबला पतला हो गया था, कमज़ोर लग रहा था। हिज क्लॉथ्स हंग लूजली ऑन हिज बॉडी फ्रेम, के उसके कपड़े खुले खुले लग रहे थे। हिज स्किन वॉज येलो, उसकी जिल्द की रंगत पीली हो गई थी। हिज आइज वर संकन इन, आंखें उसकी अंदर को धंसी हुई थी। एंड ही वॉज ऑब्वियसली वीक। ही वॉज वेयरिंग सर्जिकल मास्क ओवर हिज नोज एंड माउथ, और उसने एक सर्जिकल मास्क पहना हुआ था, अपने मुंह के ऊपर चढ़ाया हुआ था। आई कुड नॉट इमेजिन वॉट इट वॉज लाइक टू बी इन हिज कंडीशन, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं भी इस कंडीशन में जाऊँगा।
सो ही डाइड सून आफ्टर ही सॉ हिम, कि वो उसके कुछ अर्से बाद उसकी वफात हो गई थी. बट दैट वन इनकाउंटर मेड अ ड्रामेटिक इम्प्रेशन ऑन हिम. लेकिन उसकी मौत ने मेरे ऊपर एक बड़ा, यानी ना वो एक इम्पैक्ट कहता कि उसकी मौत ने ना मेरे ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था, कि मतलब कीमोथेरेपी के बारे में ना मैं बहुत डर गया था. क्योंकि जितना जैसे जैसे मैं ज़्यादा कीमोथेरेपी के बारे में सोचता था, उतना ही मैं उसको कम करवाना चाहता था. मतलब मैं नहीं चाहता था कि कीमोथेरेपी हो, क्योंकि उसके मैंने नुकसानात देखे थे, और सारे पेशेंट्स मैंने सामने जब देखे कि ये जिसने भी कीमोथेरेपी करवाई उसका क्या हाल हुआ है, तो लेकिन मेरा जहन नहीं बनता था. द आइडिया ऑफ पॉइजनिंग माई वे बैक टू हेल्थ डिड नॉट मेक सेंस टू मी, बट आई वॉज डीपली कन्फ्लिक्टेड. तो अब वो कहता कि अब मैं जो है ना, मतलब अपनी सेहत को दोबारा से ख़राब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ना परेशान था. मेरे अंदर बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहे थे. मेरी अंदर अपने आप से लड़ाई चल रही थी कि मैं करवाऊँ कीमोथेरेपी या ना करवाऊँ. सो माई वाइफ एंड आई प्रेड अबाउट इट. तो मैंने और मेरी बीवी ने दुआ की इस बारे में. आई थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग आई डन इन माई लाइफ. मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जो कुछ उसने मेरी ज़िंदगी में मुझे दिया, या जो भी मेरे साथ हुआ, मैंने उसके ऊपर शुक्र अदा किया. आई आस्क्ड हिम टू हील मी. और मैंने उससे अपने रब से कहा कि वो मुझे शिफा दे. एंड आई आस्क्ड दैट इफ़ देयर वाज अनदर वे बिसाइड्स कीमोथेरेपी ही वुड रिवील इट टू मी. और कहता मैंने दुआ की कि अगर ये कीमोथेरेपी के अलावा कोई और रास्ता भी है ना ठीक होने का, तो वो भी अल्लाह मुझे दिखा दे. ठीक है. सो 2 days लेटर, 2 दिन बाद, अ बुक अराइव्ड ऑन माई डोर स्टेप. एक किताब जो है ना मेरे दरवाजे पे आई. सेंट टू मी बाय अ बिजनेस एक्वेंटेंस ऑफ माई फादर हु लिव्ड इन अलास्का. कि जो मेरे एक अब्बू के बिजनेस के दोस्त ने जो अलास्का में रहते थे, उन्होंने भेजी थी. आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक दैट डे. और मैंने उस दिन जो है ना किताब को पढ़ना शुरू किया. एंड लर्न दैट द ऑथर डिस्कवर्ड ही हैड कोलोन कैंसर इन 1976. और उस किताब में मैंने पढ़ा कि जो इस किताब का ऑथर था, उसको भी कोलोन कैंसर हुआ था 1976 में. ही हैड सीन हिज मदर एंड मैनी चर्च मेंबर्स सफ़र एंड डाई आफ्टर अंडरगोइंग कैंसर ट्रीटमेंट. और उस ऑथर ने अपनी माँ को और बहुत सारे चर्च के लोगों को देखा था कैंसर से मरते हुए. सो ही डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट ऑफ ट्रीटमेंट एंड रेडिकली चेंज हिज डाइट एंड लाइफस्टाइल. तो उस शख्स ने जिसकी ये किताब थी, उसने ये फैसला किया था कि वो कीमोथेरेपी नहीं लेगा, वो इस ट्रीटमेंट से निकलेगा और अपना वो डाइट और लाइफस्टाइल पे फोकस करेगा, कि अपनी डाइट चेंज करेगा और अपने लाइफस्टाइल को ठीक करेगा. 1 year आफ्टर ही बिगेन जूसिंग एंड ईटिंग अ रॉ फूड डाइट, हिज कैंसर वाज गॉन. के जैसे ही उसने अपनी डाइट ठीक की, मतलब जूस वगैरह पीने शुरू किए और चीज़ों को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में लेना स्टार्ट किया, रॉ फॉर्म में लेना स्टार्ट किया, असली हालत में नेचर के करीब जो फूड्स हैं वो लेना शुरू किए, सिंपल टू सिंपल उसने अपनी डाइट की, तो 1 साल के अंदर उसका कैंसर जो है ना ख़त्म हो गया था, चला गया था. नो सर्जरी, नो कीमोथेरेपी, नो रेडिएशन. कि ना कोई सर्जरी, ना कोई कीमोथेरेपी, ना ही कोई रेडिएशन, लेकिन उसका कैंसर चला गया. एंड ही वॉज स्टिल अलाइव एंड इन एक्सीलेंट हेल्थ ऑलमोस्ट 30 years लेटर. और 30 साल के बाद भी वो शख्स जिंदा था और उसकी अच्छी सेहत थी. सो द मोर आई रीड द मोर एक्साइटेड आई बिकेम. जैसे जैसे मैं किताब पढ़ता गया, वैसे वैसे मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती गई. इट गेव मी अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन हेल्थ. और इस किताब ने मेरा एक नया जो है ना जाविया बनाया सोचने का, सेहत के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, कैंसर के बारे में और कैंसर की ट्रीटमेंट इंडस्ट्री के बारे में. हिज स्टोरी गेव मी होप दैट हीलिंग वॉज पॉसिबल. और उसकी कहानी ने, जो सच्ची एक कहानी थी उसने अपनी किताब में लिखी थी, उसने मुझे उम्मीद दी कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ कैंसर से. आई थॉट इफ़ ही कुड हील इज कोलोन कैंसर मे बी आई कुड टू. और मैंने सोचा कि अगर वो अपना कोलोन कैंसर जो है वो ठीक कर सकता है अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके, तो मैं भी कर सकता हूँ. ठीक है. सो दैट वॉज व्हेन आई मेड द डिसीजन टू टेक कंट्रोल ऑफ माई सिचुएशन. तो ये वो लम्हा था कि जब मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सिचुएशन को किस तरीके से जो है ना वो कंट्रोल करूँगा. रेडिकली चेंज माई डाइट. मैं अपनी डाइट को चेंज करूँगा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करूँगा एंड डू एवरीथिंग. और हर चीज़ करूँगा आई कुड, जो मैं कर सकता हूँ, टू सपोर्ट हेल्थ, अपनी सेहत के लिए, एंड हीलिंग इन माई बॉडी, और शिफा हासिल करने के लिए. सो
आई वॉज सो एक्साइटेड एंड फुल ऑफ फेथ दैट आई कुड नॉट वेट टू टेल एवरीवन आई न्यू। तो मैं इतना एक्साइटेड था, मुझे इतने मेरे अंदर जज्बात उभरे, इतना मुझे खुशी हुई, इतना मेरा यकीन बढ़ा, ईमान बढ़ा, और मेरा दिल करता मैं सबको चीख चीख के बताऊं कि जो मुझे पता चला। आई कॉल्ड माई वाइफ एट वर्क एंड टोल्ड हर आई वॉन्टेड टू हील नेचुरली एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू कीमो। तो वो कहता है मैंने अपनी बीवी को बुलाया काम से, और उसे मैंने बताया कि मैं ना नेचुरली ठीक होना चाहता हूँ अपनी डाइट के और लाइफस्टाइल के थ्रू, और मैं कीमो नहीं करवाना चाहता। तो शी थॉट आई हैड लॉस्ट माई माइंड। मेरी बीवी को लगा जैसे मैंने अपना जो है ना, मैं पागल हो गया, मैंने अपना दिमाग खो दिया। माई वाइफ्स फैमिली इज़ टेलीपैथिक, कि वो कहता है कि मेरी बीवी की जो ख़ानदान है ना वो ऐसा है कि मतलब टेलीपैथिक मीन्स के बस बातें फैल जानी है ना। सो एज सुन एज यू टेल वन पर्सन समथिंग एवरी वन नोज, के एक बंदे को आपने बात बतानी है वो पूरे घर में पता चल जानी है। So well meaning family members were soon calling and saying things like you have to do what the doctors say, they are using the best therapies available, don't you think if there was something better they would know about it, alternate therapies don't work, I know someone who tried that and they died। तो अब उसके बाद जैसे मैंने अपनी बीवी को बताया उसके थोड़ी देर बाद मुझे जनाब कॉल्स आना शुरू होगी फैमिली मेम्बर्स की, और वो कह रहे थे कि जो डॉक्टर कहते हैं वैसा करना तुमने, क्योंकि वो दुनिया की बेस्ट जो इलाज है वही आपको दे रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर इससे बेहतर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल होता तो वो करते, ठीक है। और ये जो अल्टरनेटिव थेरापीज़ होती हैं ना ये कोई काम नहीं करती, मैं जानता हूँ उसको कि फ़लाँ ने एक अल्टरनेटिव थेरेपी ट्राई की थी और वो मर गया। तो दिस वॉज अ न्यू काइंड ऑफ प्रेशर आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। और कहता है कि ये एक नया प्रेशर मेरे ऊपर आ गया कि जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। ऑलमोस्ट एवरी वन आई न्यू इंक्लूडिंग माई वाइफ वॉज इंसिस्टिंग दैट आई डू कीमो, कि जिसको मैं जानता था अपनी बीवी को, मतलब बीवी समेत वो सब ये कह रहे थे कि मैं कीमो करवाऊँ। ऑफकोर्स आई डोंट फॉल्ट देम फॉर इट, मतलब जाहिर बात है मैं इसका कसूरवार उन्हें नहीं समझता। दीज पीपल लव्ड मी एंड वॉन्टेड मी टू लिव, क्योंकि ये सब लोग तो मुझसे मोहब्बत करते थे और चाहते थे कि मैं ज़्यादा देर तक जिंदा रहूँ। तो दे वर सिंसियरली ट्राइंग टू हेल्प बट वर अननोइंगली क्रिएटिंग अ लॉट मोर कन्फ्यूजन एंड एंजाइटी। तो अपने तरफ से तो वो मेरी मदद करना चाह रहे थे, लेकिन वो तो उन्होंने मुझे एंजाइटी दे दी और मुझे और परेशान और मुझे और उलझन में डाल दिया था। सो आई हैड प्रेड एंड रिसीव्ड व्हाट आई थॉट वाज अ क्लियर आंसर। तो कहते हैं मैंने जैसे दुआ की थी वैसे ही मुझे जो है ना वो मामलात मेरे ऊपर खुले, तो मुझे तो क्लियर आंसर मिल गया। बट नाउ एवरीवन वाज ट्राइंग टू टॉक मी आउट ऑफ इट। लेकिन अब हर एक बंदा कोशिश कर रहा था कि मैं ये ना करूं और मैं कीमोथेरेपी करूं। So, like most cancer patients, in order to appease everyone around me, I reluctantly agreed to go see the oncologist। तो कहता कि हर कैंसर के मरीज़ की तरह अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए मैंने जो है ना वो कैंसर स्पेशलिस्ट के पास, ऑनकोलॉजिस्ट के पास जाने का फ़ैसला कर लिया। अब वो कहता है माई अपॉइंटमेंट वाज ऑन जनवरी 14, 2004। 2004 के 14 जनवरी को जो है ना वो कहता है मेरी अपॉइंटमेंट थी। द पार्किंग लॉट्स टू द वेस्ट क्लिनिक वॉज पैक्ड एंड सो वॉज द वेटिंग रूम। तो हमने पार्किंग जो है वो फुल थी वेस्ट क्लिनिक की, तो इस तरह वेटिंग रूम भी जो है वो मतलब फुल था, तकरीबन जगह नहीं थी उधर बैठने की भी। सो व्हेन मीका एंड आई सैट डाउन, कि जब मैं और मेरी बीवी बैठे वहाँ पे, आई साइड ऑफ द अदर कैंसर पेशेंट, कि मैंने सारे कैंसर पेशेंट की तरफ देखा और मैं ये चाह रहा था कि शायद कोई मुझे मेरे जैसा मिले। क्यूरियस वेदर देयर वाज एनीवन एल्स इन द कैंसर क्लब आई कुड रिलेट। तो वो इस सोच में सारे कैंसर पेशेंट को देख रहा था कि शायद कोई ऐसा मरीज़ मिल जाए कि जो मेरी तरह ही हो, मेरी तरह के हालात में हो, मैं उसके साथ जो है ना वो अपनी बातें शेयर कर सकूँ, वो मेरे साथ शेयर करे। सो देयर वाज नॉट, कोई भी ऐसा नहीं था। एवरीवन वाज 2 to 3 टाइम्स माई एज, कि जो कोई भी वहाँ पे मौजूद था वो मेरे से 2 गुना या 3 गुना उम्र में बड़ा था। इट वॉज सरील आ बंच ऑफ ओल्ड फॉक्स एंड मी, कि सारे उधर बूढ़े लोग और एक मैं 26 साल जो है वो अपनी मूछों के साथ और जो है ना अपने घने बालों के साथ एक, और जो है ना एक क्या कहते हैं एक रॉक डूड, मतलब एक म्यूज़िक बजाने वाला लड़का। सो आई थॉट गॉड आई डोंट बिलोंग हियर। मैंने सोचा कि अल्लाह मेरी यहाँ पे तो मतलब जगह नहीं बनती, शायद मैं गलत जगह पे आ गया। सो द टीवी इन द वेटिंग रूम वाज ऑन। तो वेटिंग रूम के अंदर जो टीवी था वो ऑन था
and one of the guests on the morning show was 89-year-old health and fitness expert जैक ललानी। अब कहता है कि टीवी शो लगा हुआ था और मॉर्निंग शो था, और उसमें जो गेस्ट था वो एक 89 ईयर जो है वो उन जो 89 साल का एक बूढ़ा शख्स जो है वो हेल्थ और फिटनेस का एक्सपर्ट, वो एज अ गेस्ट वहाँ पे आया हुआ था। सो जैक केम आउट फुल ऑफ विगर एंड टॉक्ड पैशनेटली अबाउट हाउ आवर मॉडर्न डाइट ऑफ प्रोसेस्ड फूड वाज द कॉज ऑफ डिजीज एंड हाउ अ डाइट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड जूसिंग could transform your health. He said, if man made it, don't eat it. तो वो जो एक्सपर्ट था वो ये बता रहा था कि किस तरीके से जो हमारी एक जदीद ग़ज़ा है, प्रोसेस्ड फूड है, ये किस तरीके से बीमारी की वजह बनते हैं, और बता रहा था कि अगर हम अपनी डाइट में फल ऐड कर लें, सब्ज़ियाँ ऐड कर लें और जूस वगैरह ऐड कर लें तो ये किस तरीके से हमारी सेहत पे जो है ना वो मेडिकल अफेक्ट्स रखती है। और उसने कहा कि अगर कोई खाना किसी इंसान ने बनाया ना, जैसे खुद से उसने किसी चीज़ की नेचर चेंज करके अपने से प्रोड्यूस किया कोई खाना, तो उसको मत खाओ। सो लेटर दे कॉल्ड माई नेम एंड मूव्ड अस टू अ स्मॉलर वेटिंग रूम फॉर एडिशनल वेटिंग। उसके बाद मेरी बारी आ गई, उन्होंने मेरा नाम पुकारा और हम जो है वो एक छोटे वेटिंग रूम की तरफ चले गए, मज़ीद इंतज़ार हमें करना पड़ा। एंड देन टू अ प्राइवेट रूम वेयर वी गॉट टू वेट सम मोर। उसके बाद हम प्राइवेट रूम तक पहुँचे, वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। इवेंचुअली द ऑनकोलॉजिस्ट केम इन। उसके बाद जो है वो ऑनकोलॉजिस्ट आया, डॉक्टर आया। हिज डिमेनर वाज कोल्ड एंड रोबोटिक। उसका जो ज़ाहिरी हुलिया था वो एक रोबोट की तरह था, कि जिस तरह रोबोट एक जैसे कमांड दो वैसे करता है और रोबोट बस टू द पॉइंट बात करता है, तो वैसा था उसका ना ज़ाहिरी देखने में हुलिया और सारा। So he gave me what felt like a boilerplate cancer patient pitch and told me I had a 60% chance of living 5 years if I did chemotherapy. Odds that were not much better than a coin toss. अब वो कहता है कि उसने मुझे एक ऐसा धचका दिया ना, ऐसा एक मुझे करंट लगा, ऐसा जो है वो शॉक मिला। उसने कहा कि अगर आप कीमोथेरेपी करवाते हैं तो अगले 5 साल में आपका 60% चांस है ज़िंदा रहने का। सो वो कहता कि इससे तो बेहतर है कि मैं जनाब जो है ना वो सिक्के का टॉस कर लूँ, तो देखी जाएगी जो भी किस्मत में हुआ ना, तो मैं टॉस करता हूँ सिक्के का। सो आई आस्क्ड हिम अबाउट अ रॉ फूड डाइट which I had adopted 1 week prior and he told me that I could not do it because it would fight the chemo. तो कहता अब क्रिस कह रहा है कि मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं वो अपनी रॉ फूड जो डाइट है वो कंटिन्यू कर सकता हूँ, जो मैंने एक हफ़्ता पहले शुरू किया। तो उसने कहा कि नहीं कर सकते क्योंकि वो कीमो के साथ जो है ना वो इंटरेक्शन करेगी और कीमो जो है ना सही से अपना असर नहीं कर पाएगी। सो आई आस्क्ड हिम देयर वर एनी अल्टरनेटिव थेरेपीज अवेलेबल। तो मैंने उससे पूछा कि क्या और कोई अल्टरनेटिव थेरेपीज अवेलेबल हैं। सो एट दैट मोमेंट हिज डिमेनर चेंज। उस टाइम पे जनाब उसका लहजा बदल गया। ही लुक्ड एट मी डेड इन द आई। उसने ऐसे मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा। एंड सेड देयर आर नन, इफ़ यू डोंट डू कीमोथेरेपी यू आर इनसेन। और उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि कोई ऐसी थेरेपी मौजूद नहीं है, और उसने कहा कि अगर तुम कीमोथेरेपी नहीं करवाओगे तो तुम पागल हो। Instantly, I was overcome with fear and the rest of our appointment was a blur. कहता बस उस टाइम मेरे जो है ना वो दिमाग पे खौफ छा गया और बाकी की जो हमारी अपॉइंटमेंट थी वो मुझे कुछ नहीं समझ आई, कख नहीं पल्ले पड़ा मेरा। His tone was arrogant, कि उसके जो बोल चाल का अंदाज था वो थोड़ा मुतकब्बिराना था, तकब्बुर था उसमें। एंड कंडिसेंडिंग एंड द मोर ही टॉक द मोर हेल्पलेस। और मतलब वो डिप्रेस कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर मुझे बजाय होप के मज़ीद डिप्रेस कर रहा है। जितना ज़्यादा वो बात कर रहा था उतना ज़्यादा जो है ना मैं अपने आप को मजबूर और लाचार फील कर रहा था। आई वॉन्टेड टू गेट अप एंड रन आउट ऑफ देयर बट आई कुड नॉट। मेरा तो दिल करता कि मैं यहाँ से उठ के भाग जाऊँ, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता था। इन द मिड ऑफ हिज डायट्राइब ही सेड समथिंग दैट सीम्ड रियली आउट ऑफ प्लेस। के दरमियान में, हमारी गुफ्तगू के दरमियान में उसने एक ऐसा जुमला बोला कि जो ऐसा लगा कि मतलब उस जुमले की यहाँ पे जगह नहीं थी, लेकिन उसने क्यों बोला ये नहीं मुझे समझ आया। उसने कहा लुक आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई नीड योर बिजनेस। उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं ये कह रहा कि मुझे जो है ना वो तुम्हारा बिजनेस चाहिए। सो व्हेन
आवर विजिट, मतलब उसने अपने तरफ से ना अपना अपने आप को एज अ बड़ा हमदर्द शो करवाया मेरा, और बड़ा जो है ना केयर करने वाला शो करवाया कि देखो मुझे तुम्हारे पैसों की कोई परवाह नहीं है, ना मुझे उनसे कोई लेना देना है, मैं सिर्फ तुम्हारी जो है ना भलाई चाहता हूँ। तो मतलब इस तरीके का उसने बोला। तो वो कहता कि आई फेल्ट हिप्नोटाइज, कि मैं तो बस उसी बात में खो गया, और ही हैड कन्विंस्ड मी, उसने मुझे कन्विंस कर लिया। एंड ऑन माई वे आउट I made an appointment to have a port installed in a few weeks, the next step before starting chemo। और जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने अपॉइंटमेंट करवाई हुई थी कि मैं पोर्ट जो है वो इंस्टॉल करवा लूँ अपने अंदर, मतलब कीमो स्टार्ट करवाने से पहले करवानी पड़ती है ना इंस्टॉल अपने अंदर। सो माई फेथ वॉज शैटर्ड, तो उस टाइम मेरा ईमान और यकीन जो है ना वो मुतज़लज़ल हो गया, वो हिल गया। आई वॉज डिप्रेस्ड, मैं डिप्रेस हो गया, डिस्करेज, मैंने हिम्मत हार जो है ना मैं हिम्मत हार बैठा एंड अफ्रेड, और मुझे डर था। मीका एंड आई सैट इन हर कार इन द पार्किंग लॉट एंड क्राइड, कि मैं अपनी बीवी के साथ गया और हम जब उसकी गाड़ी में बैठे तो मैं बहुत रोया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई प्रेड हार्ड एंड थॉट हार्ड, कुछ ही हफ्तों बाद ना मैंने बहुत ज़्यादा दुआ की और मैं बहुत ज़्यादा सोचा, गौर व फिक्र किया। डेस्परेट फॉर इनकरेजमेंट एंड डायरेक्शन, कि मतलब मुझे शदीद एक वो मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मुझे कहीं ना कहीं से उम्मीद मिले और कहीं ना कहीं से डायरेक्शन मिले। सो आई थॉट अबाउट द अनहेल्दी फूड इन द हॉस्पिटल, मैंने अस्पताल में मिलने वाले जो है ना वो जंक फूड के बारे में सोचा। आई थॉट अबाउट कीमोथेरेपी मेकिंग मी सिकर, मैंने इसके बारे में सोचा कि कीमोथेरेपी तो मुझे बहुत ज़्यादा बीमार कर देगी। और आई थॉट अबाउट द बुक दैट हैड बीन सेंट टू मी, और मैंने उस बुक के बारे में सोचा जो मेरी तरफ आई थी। आई थॉट अबाउट जैक लेलेने ऑन टीवी इन द वेटिंग रूम, मैंने वो टीवी के ऊपर जो देखा था वो एक्सपर्ट, उसकी बातें वो मेरे जहन में गूंज रही थी। सो आई थॉट अबाउट एवरीथिंग द ऑनकोलॉजिस्ट हैड सेड एंड हाउ ही हैड ट्रीटेड मी। तो मैं हर उस चीज़ के बारे में सोच रहा था कि जो ऑनकोलॉजिस्ट ने जिस तरीके से कहा था और जिस तरीके से उसने मेरा इलाज किया था। एंड आई रियलाइज दैट गॉड हैड आंसर्ड माई प्रेयर, और मुझे लाइक ये रियलाइज़ हो गया था कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ का जवाब दे दिया। आई हैड आस्क्ड फॉर अनदर वे एंड ही हैड गिवन मी वन, देयर वर टू पाथ्स बिफोर मी एंड आई हैड टू चूज वन। और मैंने उसके बाद वो कहता है कि मैंने अल्लाह से एक और दुआ की कि मुझे कोई और रास्ता भी दिखाएं। तो वो कहता कि अब मेरे सामने दो रास्ते थे और मुझे उनमें से एक रास्ते को चूज़ करना था। सो टू माई लेफ्ट was a wide, brightly lit road leading to a modern train station where everyone was boarding a beautiful, comfortable, state-of-the-art express train, the chemo train। वो कहता है कि एक बाएं जानिब जो है वो मेरे बड़ा खूबसूरत एक रोड था, बड़ा मॉडर्न जो है ना कह लो ट्रेन स्टेशन, जहाँ पे सब कुछ खूबसूरत और कंफर्टेबल, आरामदेह और बड़ा कोई एडवांस किस्म का, ये कीमो ट्रेन थी। इफ़ आई चूज़ दैट ऑप्शन आई वुड बी सराउंडेड बाय 11 फुट, और अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता तो मुझे आसपास मौजूद लोगों की सारी वो मोहब्बत और केयर और सब कुछ मिलता। पीपल वुड बी चीयरिंग मी ऑन, रेजिंग मनी एंड रनिंग रेसेस फॉर मी, मतलब लोग मेरे लिए खुश होते और अपना पैसा भी देते मुझे, ठीक है, मतलब मेरी मदद करने के लिए, और जो है ना ऐसे दौड़ लगा देते मेरे पीछे। तो ऑल माई नीड वुड बी मेट, मेरी हर ज़रूरत पूरी हो जाती। बट एज शाइनी एंड अट्रैक्टिव एज एवरीथिंग सीम टू बी, आई न्यू दैट एज सुन एज आई गॉट ऑन दैट ट्रेन द सफरिंग वुड बिगिन। मैंने कहा था कि ये बस देखने में ही जो है ना ये चीज़ें खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मैंने ट्रेन में बैठना है तो बस फिर बीमारी शुरू हो जानी है। सो एंड आई न्यू दैट वंस आई गॉट ऑन इट वुड बी हार्ड टू गेट अप, और मुझे ये भी पता था कि अगर मैं एक दफ़ा ये कीमो की ट्रेन पे बैठ गया तो बस फिर उतरना मुश्किल है। एंड नो वन कुड टेल मी वेयर आई वॉज गोइंग, और मुझे कोई ये भी नहीं बता सकेगा कि कहाँ पे जा रही है ट्रेन ये, और वुड दे ड्रॉप मी ऑफ इन वेल वाइल, मतलब वो इनकी सिटी का नेम है क्या, मुझे वो फलां इस जगह पे छोड़ देंगे, और वुड दे किक मी ऑफ एट द एंड ऑफ लाइन टू डाई टेलिंग मी देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, कि या फिर वो ये करेंगे कि मुझे जो है ना इख्तिताम पे यही कहेंगे कि वहाँ पे फेंक देंगे जहाँ पे इख्तिताम हो रहा है, और ये कहेंगे कि इससे बढ़कर हम और कुछ नहीं कर सकते। एंड इफ़ आई डाइड एवरीवन वुड कॉल मी ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, करेजियस, अ फाइटर, अ वॉरियर, और अगर मैं ऐसे ही मर जाता तो सारे मुझे बहादुर कहते, सारे मुझे जो है ना वो एक मजबूत इंसान कहते, सारे मुझे हिम्मत वाला इंसान कहते, एक मुजाहिद कहते, एक वॉरियर कहते। और दूसरी तरफ कहता है टू माई राइट, मेरे दाएं तरफ जो है वो एक ऐसा रास्ता था कि लाइक वो जंगल की तरह था, कि जहाँ पे अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और ऊपर बड़ा सारा पोस्टर भी लगा था कि डू नॉट एंटर, यहाँ पे दाखिल नहीं होना, और सब मुझे कह भी रहे थे कि नहीं जाना इस रास्ते,
और मुझे पता था कि अगर मैंने ये रास्ता चूज़ कर लिया तो कोई भी मेरी हेल्प नहीं करेगा और कोई भी मेरे पीछे मुझे सपोर्ट नहीं देगा, मुझे लव नहीं करेगा और मुझे कोई भी किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं सब कुछ खो बैठूंगा अगर मैं इस जर्नी पे अकेला जाऊंगा। सो अगर मैंने ये ना बनाई और मैं इस क्या कहते हैं कीमोथेरेपी वाले रास्ते पे ही मर गया, तो सॉरी, अगर मैं क्या कहते हैं वो कीमोथेरेपी ना करवाई और इसी रास्ते में ऐसी मेरी डेथ हो गई, तो फिर सारे कहेंगे कि ये कैसा पागल उल्लू इंसान था कि इसने कीमो नहीं करवाई थी और अपनी जो है ना वो चक्करों में पड़ गया था कि बस मैं ऐसे ठीक हो जाऊंगा। तो मतलब लोग ये कहेंगे, लोग मेरी मिसाल को मिसाल बना के पेश करेंगे कि डोंट डू व्हाट क्रिस डिड, कि लोग अपने बच्चों को कहेंगे कि वैसा ना करना जैसे क्रिस ने किया। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज़ थी कि एक जो है मेरे पास ये था कि सबकी सपोर्ट लव मिलना था अगर मैं कीमो ट्रेन को चूज कर, दूसरा ये था कि कुछ नहीं मुझे हासिल होना था लेकिन एक उम्मीद थी मुझे ना। तो कहता कि बोथ ऑप्शन वर टेरिफाइंग, कि दोनों ही ऑप्शन मेरे लिए बड़े खतरनाक थे। सो कीमो पोर्ट इंस्टॉलेशन डेट लूम लार्जर विद ईच पासिंग डे एंड सो डिड माई फियर एंड एनजाइटी। और कहता कि कीमो की जो वो पोर्टर डेट थी वो तो वैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, ज़्यादा दिन होते जा रहे थे और मेरा वैसे ही डर और परेशानी वो भी बढ़ती जा रही थी। आई कुड नॉट शेक माई इंटरनल रेजिस्टेंस टू इट, लेकिन जो मेरे अंदर एक मुजाहमत थी ना, मेरे अंदर एक जो रेजिस्टेंस आ रही थी कि नहीं लेनी कीमोथेरेपी, वो वैसी की वैसी मौजूद थी। व्हेन द पोर्ट डे फाइनली अराइव्ड, और जिस दिन पोर्ट लगवानी थी वो आया वो दिन, सो आई मेड माई चॉइस एंड वॉज अ नो शो फॉर द अपॉइंटमेंट। तो मैंने उस दिन अपना फैसला कर लिया और मैं अपॉइंटमेंट पे नहीं गया। आई नेवरली थॉट दैट वुड बी द एंड ऑफ इट, और मैंने ये सोचा कि शायद अब बस मेरा एंड हो गया, मैं मर जाऊंगा कल परसों ही। बट द कैंसर क्लिनिक वॉज नॉट गिवन अप दैट ईजिली, और मुझे ये था कि मेरी जान छूट गई, लेकिन जो कैंसर का क्लिनिक था उन्होंने मेरी जान नहीं छोड़ी। उन्होंने क्या किया, दे बिगिन कॉलिंग माई हाउस, उन्होंने मेरे घर कॉल करना स्टार्ट कर दी और मैसेज करना स्टार्ट कर दिए कि रीस्केड्यूल कर लें आप अपनी अपॉइंटमेंट। सो देयर वर मैनी डेज when I would come home to a blinking light on the answering machine but avoided pushing play because I did not want to hear another message. Then they sent me a certified letter that said, तो कहते हैं रात को जब भी मैं वापस आता तो मतलब मैं अवॉइड कर रहा था कि मुझे ना ही लेटर मिले या मुझे ना ही कॉल रिसीव करनी पड़े, क्योंकि मुझे जवाब देना पड़ना था ना उन्हें। तो मैं कतरा रहा था कि मुझे ना ही जवाब देना पड़े। तो एक दिन जो है वो उन्होंने लेटर भेज दिया जनाब क्लिनिक की तरफ से कि डियर मिस्टर क्रिस वार्क, आई हैव बीन अनएबल टू रीच यू बाय फोन टू इन्फॉर्म यू दैट योर डॉक्टर इज कंसर्न रिगार्डिंग योर मिस्ड अपॉइंटमेंट। अब ये लेटर आया और उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा कि हमने फ़ोन से आपको जो है ना कनेक्ट करने की कोशिश की लेकिन हमारा फ़ोन नहीं कनेक्ट हो पाया। तो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपके अपॉइंटमेंट को लेके जो मिस हुई उसको परेशान थे। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ योर कैंसर स्टेटस इज मेडिकली नेसेसरी टू हेल्प प्रिवेंट एनी लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स फ्रॉम अकरिंग। तो अब वो कहता कि उस लेटर में लिखा हुआ था कि तो आपके जो कैंसर स्टेटस है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी जांच पड़ताल की जाए और उसका मुकम्मल ख्याल रखा जाए ताकि कोई सीरियस जो है ना आपकी ज़िंदगी को ख़तरा ना हो। सो प्लीज़ कॉल मी टू डिस्कस एनी कंसर्न यू माइट हैव। तो उन्होंने कहा कि आप ना हमें कॉल करके कुछ भी जो कंसर्न है वो अपना क्लियर कर लें। तो ये सारा उसके साथ जो है वो वाक़या हुआ। तो उसके बाद जो आगे की स्टोरी है कि किस तरीके से उसने अपनी डाइट चेंज की और क्या क्या चीज़ें उसने देखी और अब कैसे वो ज़िंदगी उसने गुजारी, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।